जी बेटा, कल हमने कूलम लॉ पढ़ा था। आज मैं फिज़िक्स के लिए दोबारा इसकी स्टेटमेंट को दोहरा देता हूँ। देखें, मैंने कल बताया था कि ये दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। और मैथमेटिकली मैंने कल बताया था, देखें, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब ज़रा गौर करें, ये दो चार्जेस जो है, देखें, ये दो चार्जेस Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। ये Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और दोनों ये पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। और इस चार्ज पर ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, वो इधर लगेगी। इसका नाम हम दे सकते हैं F12, यानी 1 पे लगी है और 2 ने लगाई है। इसी तरह इधर देखें, इस फोर्स का नाम F21 रख दिया। ये लगी किस पर है? 2 पर लगी है और लगाई किसने है? 1 ने लगाई है। अच्छा, चूँकि रिपल्शन की फ़ोर्स है तो साफ ज़रा रिपेल कर रहे हैं, तो ये की फ़ोर्स इधर होगी, इस पर फोर्स इधर लगेगी और ये दरमियानी डिस्टेंस R इसके दरमियान है। अच्छा, अगर अट्रैक्शन की फ़ोर्स का जिक्र करें तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब इनमें फ़ोर्स अट्रैक्शन की होगी और दोनों होंगी एक दूसरे के ऑपोजिट ही, जिस तरह इधर ऑपोजिट है। तो इसको कह दिए F12, यानी 1 पे लगी है, 1 पे लगी है, 2 ने लगाई है। इस पर फोर्स लग रही है, इसका नाम दे दिया F21, यानी 2 पे लगी है और 1 ने लगाई है और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट है। ये रिपल्सिव फोर्स है और ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो कूलम लॉ रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो दो चार्जेस के दरमियान, उसको डिस्कस करता है। तो अब हम आ जाते हैं, देखें, ये मैथमेटिकली जब हमने किया तो ये दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर लें तो ये इक्वेशन बन जाएगी और प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें तो इक्वालिटी लगती है। वो K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रखा गया है, K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अच्छा, अब इस K की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है वो हम ज़रा देखते हैं। ये यहाँ पर जो हम दो चार्जेस की बात की है ना, यहाँ पर देखें, ये दो चार्ज, इन दो चार्ज के दरमियान असल में कोई मीडियम नहीं है, फ्री मीडियम है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। हाँ, अगर इनके दरमियान कोई मीडियम रख देंगे तो ये दरमियान में जो फोर्स है इस पर असर पड़ेगा और उसकी K की वैल्यू कुछ और होगी। हाँ, फ्री स्पेस के लिए कुछ और है, मीडियम रख देंगे तो K की वैल्यू कुछ और होगी। इसका मतलब मीडियम डिपेंडेंट है ये K की वैल्यू। ये K की वैल्यू यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन दी चार्जेस, यानी ये चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उसकी नेचर पर डिपेंड करती है। और दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स जो हम इसके अब निकालेंगे एंड में, कितने यूनिट, कौन कौन से यूनिट हैं। हाँ जी, फॉर द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू है, फार्मूला इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या नाम देते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखें, सीधी सी बात है कि ये चार्ज
ये चार्ज इस चार्ज पर जब फोर्स लगाता है तो लाज़िम बात है दरमियान में फ्री स्पेस है, इसको कितनी की ये फ्री स्पेस परमिशन दे रहा है कि इस चार्ज पर ये चार्ज फोर्स लगाए या इस चार्ज पर ये फोर्स लगाए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू जो है वो 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनती है। और इसको हल किया जाए तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी, हाँ जी, इसको हल करने पर के की वैल्यू आ जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखें ये इसका यूनिट के का कैसे बनाया हमने, आपको पता है कि ये एफ के का यूनिट ऐसे बन जाता है, एफ आपको अभी पढ़ा है इसके बराबर है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर पड़ा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ के निकालूँ तो के बराबर किसके बनता है, इसकी तरफ ले जाएं इसको एफ और इधर चला जाएगा आर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा Q1 Q2। अच्छा इसको यूनिट बना के देखें, ये क्या है यूनिट इसका न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर हो गया, नीचे कूलम वगैरह कूलम स्क्वायर, इसलिए देखें यूनिट क्या बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो तय हुआ के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। हाँ एप्सिलॉन नॉट का अगर यूनिट बनेगा तो इसका के से उल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखें के आपका किसके बराबर है, अभी हमने पीछे पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जो के का यूनिट होगा एप्सिलॉन नॉट का उसके उल्ट हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की बजाय वो उल्ट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो पीछे हमने कर लिया है। एफ़ की वैल्यू फिर क्या आ गई, के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर हो गया। अच्छा अब यहाँ पर कूलम लॉ जो है, कूलम लॉ और हमारे पास एक हमने पढ़ा है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में ले जाएं तो देखें न्यूटन को थर्ड लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। अच्छा कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब दोनों एक दूसरे को लगा रहे हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे को लगा रहे हैं। इट मीन्स दैट Q1 exert a force on Q2 and Q2 force also exert an equal and opposite on Q1। अच्छा हमने पीछे अभी डिस्कस किया है कि लेट कर लिया F21 फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाई Q1 और F12 फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाई Q2। अब इस फिगर में हम अगर डिस्कस करते हैं, देखें ये Q1 चार्ज है और ये आपका क्या है Q2 चार्ज है। ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। अच्छा अब इस पे देखें, ये फोर्स जो इस पर लग रही है F21 है, ये 2 पर लग रही है और 1 लगा रहे हैं। और ये इधर अगर हम देखते हैं, ये फोर्स इसका नाम क्या दिया हुआ है F12 और ये क्या है अभी 2 लगा रहा है और Q1 पर, Q2 लगा रहा है Q1 पर। अच्छा दोनों देखें ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में ये फोर्सेस को रखेंगे तो इनको यूनिट वेक्टर लगाने पड़ेंगे। इधर देखें ये यूनिट वेक्टर इसका नाम दे दिया R यूनिट वेक्टर R21, इसका नाम दे दिया 21 और इसका नाम दे दिया R यूनिट वेक्टर 12। तो यहाँ पर अब आ जाएं, देखें फोर्सेस F21
यूनिट वेक्टर लगा दिया R21, F12 वेक्टर यूनिट वेक्टर लगा दिया R12 यूनिट वेक्टर। तो ये देखें यूनिट वेक्टर के नाम दे दिए। और ये जो दोनों यूनिट वेक्टर है भी ऑपोजिट है, ये इस तरफ वो है यूनिट वेक्टर और ये इस तरफ को है यूनिट वेक्टर। दोनों ऑपोजिट होने की वजह से इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट हुई तो लाजमी बात है एक के साथ नेगेटिव लग जाएगा, एक के साथ पॉजिटिव लग जाएगा। तो अगर मैं इनके यूनिट वेक्टर रखूँ, देखें ये अब यहाँ पर F21 जो है और F21 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। R21 की जगह पर रख दिया मैंने -R12 और इधर तो R12 ही रहना है क्योंकि ये R21 -R12 ऑपोजिट जो हैं एक दूसरे के। तो अब और करें, दोनों इक्वल हो गई, इसमें भी R12 हो गया, इधर भी R12 है लेकिन माइनस के साथ। तो फिर ये दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है दोनों फोर्सेस की, लेकिन दोनों फोर्सेस हो गई आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट। तो यही आपका न्यूटन थर्ड लॉ है। द कूलम लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जी बेटा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम कूलम लॉ को डिस्कस करेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये जो दो चार्जेस आपने पढ़े हैं अभी पीछे हमने किया है, मैंने आपको बताया था कि अगर दो चार्जेस इनके दरमियान अगर इनके दरमियान कोई मीडियम आ जाए तो फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये फोर्स कम हो जाएगी। मीडियम कौन सा रखना है, इंसुलेटर मीडियम रखना है। इंसुलेटर मीडियम रख दिया जाए, इंसुलेटर मीडियम रख दिया जाए तो ये फोर्स कम हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट आपका ये इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इफ़ एन इंसुलेटर मीडियम इज़ प्लेस्ड बिटवीन दी चार्जेस। अच्छा, इंसुलेटर मीडियम कौन सा रख सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप कागज़ रख सकते हैं, प्लास्टिक रख सकते हैं, इंसुलेटर होना चाहिए। देन इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू द फ्री स्पेस बाय ए फैक्टर एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर को क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हुज वैल्यूज़ वेरी विद द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। हाँ, ये इंसुलेटर का दूसरा नाम यहाँ पर क्या है, इसको डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। जी, इंसुलेटर को क्या नाम देते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक असल में डाइलेक्ट्रिक इसलिए कहा जाता है कि जब हम इंसुलेटर रखते हैं तो इसके डाइपोल बन जाते हैं इसमें, यानी दो चार्जेस के दरमियान जब हम इंसुलेटर रखते हैं तो इसके बन जाते हैं डाइपोल्स, इसलिए इसको हम कह देते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कूलम लॉ बिकम, फिर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और फैक्टर नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से ये इसका क्या हो गया, फोर्स कम होगी, इसको एफ डैश कह दिया, नई फोर्स एफ डैश हो गई। हाँ, अब ये ब्रैकेट में कल ये एफ ही थी तो ये एफ डैश ये हमारे पास आ गई, ठीक है। और फिर हम ये देखेंगे कि एप्सिलॉन आर फिर आपकी क्या आ गई, एफ ओवर एफ डैश, ये डिवाइडर हो जाएगी ना, एप्सिलॉन आर निकालेंगे तो ये यहाँ पर एप्सिलॉन आर की फिर डेफिनेशन भी आ जाएगी, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका नाम है। देखें ये एफ ओवर एफ डैश, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है एफ साफ सारा बड़ी है, अगर इसको इधर ले जाऊँ एफ बड़ी है एफ डैश से, यानी एफ डैश छोटी हो गई, तो वैक्यूम के लिए फोर्स सबसे ज़्यादा होगी।
और वैक्यूम के लिए फिर एप्सिलॉन आर आपकी 1 ही तस्वर होगी। फॉर एयर द वैल्यू भी तकरीबन हम इसको 1 के करीब ही लेते हैं। एयर को भी हम तकरीबन वैक्यूम के बराबर ही तस्वर कर लेते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी की फिर आपकी डेफिनेशन क्या हो गई, एफ ओवर एफ डैश। तो इसकी रेशो को फिर नाम दे देंगे रिलेटिव परमिटिविटी, या इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the charges in vacuum to the force when the medium between the charges is dielectric। यानी ये दो फोर्सेस की रेशो है। ये फोर्स कौन सी है, जब दोनों चार्जेस के दरमियान क्या था, वैक्यूम था। ये फोर्स कौन सी है, जब दोनों चार्जेस के दरमियान एक मीडियम है। दोनों की रेशो को हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये बेटा कूलम लॉ, ये आर्टिकल आपने आज याद करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो इसको लाजमी आपने व्हाट्सएप पे शेयर करें मेरे साथ। थैंक यू।